इस वीडियो में हम विज्ञान भारती भाग 2 कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका के इकाई 11 पौधों में जनन इस पाठ के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है चित्र में दिखाए गए पुष्प के भाग का नाम लिखिए। तो यहाँ किसी पुष्प का एक भाग दिखाया गया है, तो ये क्या है इसके विषय में हमें लिखना है। तो ये स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर जो है ये पुष्प का मादा भाग होता है तथा पुष्प के मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे जो ये फूला हुआ भाग होता है इसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के ऊपर जो ये नली जैसी संरचना इसको हम वर्तिका कहते हैं। और इस वर्तिका का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे अग्र भाग वर्तिकाग्र कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं जिसमें मादा युग्मक अंड का निर्माण होता है। और ये संरचना जो है पुष्प के एक आसन पे टिकी होती है, इसको पुष्पासन कहा जाता है। फिर दूसरा है निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला कथन है पुंकेसर पुष्प के नर जननांग है। और फिर दूसरा कथन है पुंकेसर में अंडाशय होता है। अब यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। पहला है सिर्फ कथन 1 सही है, दूसरा दोनों कथन सही हैं, तीसरा विकल्प है सिर्फ कथन 2 सही है, चौथा विकल्प है दोनों कथन गलत हैं। इसमें जो है विकल्प ए, पहला विकल्प सिर्फ कथन 1 सही है, यही सही है क्योंकि पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का नर जनन अंग होता है। और दूसरा जो कथन है पुंकेसर में अंडाशय होता है, ये गलत है। अंडाशय जो है वो मादा जनन अंग में होता है, स्त्री केसर में होता है। तो पहला वाला विकल्प इसमें सही होगा। तीसरा कह रहा है बेमेल जोड़े को छांटिए। यहाँ पे दिया गया है जैसे पहला है पुंकेसर वर्तिका, दूसरा है स्त्री केसर अंडाशय, तीसरा है पुंकेसर परागण, चौथा है स्त्री केसर वर्तिकाग्र। तो इनमें जो है जो बेमेल जोड़ा है ये पुंकेसर और वर्तिका का है। वर्तिका जो है ये मादा जननांग का भाग है और जबकि पुंकेसर ये नर जननांग का भाग है। तो ये जोड़ा बेमेल है। बाकी अगर जोड़ों को देखें हम तो स्त्री केसर इसमें अंडाशय होता है, पुंकेसर ये परागण से संबंधित हैं, स्त्री केसर में वर्तिकाग्र होता है। तो इसलिए जो इसमें बेमेल जोड़ा होगा ये पहला वाला पुंकेसर वर्तिका होगा। फिर चौथा प्रश्न अपने आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पुष्पों के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा गुलाब, गुड़हल, सरसों, मटर, चना, सेम, कनेर, चमेली। फिर 5वां प्रश्न निम्न में से किस पुष्प में फल एवं बीज का निर्माण संभव है? बॉक्स में सही का निशान लगाइए। यहाँ पे 4 पुष्प दिए गए हैं और इसमें बताना किस पुष्प में फल एवं बीज का निर्माण संभव है, उसी में हमें सही का निशान लगाना है। अब पहले पुष्प को देखें तो इसमें जो है नर और मादा दोनों ही जननांग अनुपस्थित हैं। इसमें कोई जननांग नहीं है, न नर जननांग है न मादा जननांग है। इस पुष्प में मादा जननांग दिया गया है लेकिन नर जननांग नहीं दिया गया है। तीसरे वाले पुष्प में नर जननांग दिया गया, पुंकेसर दिया गया है लेकिन मादा जननांग नहीं दिया गया है। चौथे वाले पुष्प में यहाँ पे नर और मादा दोनों जननांग दिए गए हैं और यहाँ पे परागण की क्रिया भी दिखाई गई है। तो इसलिए इस वाले पुष्प में फल एवं बीज का निर्माण संभव है। यही वाला जो होगा हमारा सही होगा। इस बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। 6वां प्रश्न है चित्र में दिए गए पुष्प के भागों के नाम लिखिए। तो ये पहला हो जाएगा बाह्य दलपुंज, दूसरा हो जाएगा दलपुंज, तीसरा हो जाएगा पुंकेसर और ये चौथा वाला चित्र ये हो जाएगा स्त्री केसर। फिर 7वां प्रश्न कह रहा है गुड़हल या सरसों के पुष्प के भागों को अलग कर
तथा सुखाकर उन्हें सही स्थान पर चिपकाइए। तो यहाँ पे मैंने सरसों का एक पुष्प लिया और उसके सभी भागों को अलग अलग करके चिपकाया है इन खाली बॉक्सों में। जैसे पहला यहाँ पुंकेसर है तो यहाँ पे हम पुंकेसर को चिपकाएंगे। फिर स्त्री केसर है, यहाँ पे हम स्त्री केसर को लगाएंगे इस बॉक्स में। फिर बाह्यदल है तो यहाँ इस बॉक्स में हम बाह्यदल को चिपकाएंगे। फिर इसके बाद दल पुंज है तो इस बॉक्स में हम दल पुंज को चिपकाएंगे। फिर 8वां प्रश्न है, चित्र को पहचान कर उसके भागों के नाम लिखिए। तो ये स्त्री केसर का चित्र है, इसके विभिन्न भागों को हमें लिखना है। जैसे सबसे ऊपर ये वर्तिकाग्र हो जाएगा, फिर ये नीचे जो नली जैसी संरचना इसको वर्तिका कहते हैं, और नीचे जो ये फूला हुआ भाग है इसको अंडाशय कहा जाता है। 9वां प्रश्न है, अपने परिवेश में बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पौधों के नामों की सूची बनाएं। तो ये हो जाएगा गेहूँ, चना, मटर, अरहर, सेम, आम, अमरूद, जामुन, सरसों, मेथी, धनिया, मिर्च। ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होता है एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे पपीता। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे सरसों। इसी आधार पर निम्नलिखित पुष्पों में एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प पहचाने। तो पहला यहाँ कद्दू है, कद्दू ये एक लिंगी होता है। गुड़हल द्विलिंगी होता है। लौकी है, लौकी एक लिंगी होता है। खीरा है, खीरा भी एक लिंगी होता है। फिर सेम है, सेम द्विलिंगी होता है। मटर, मटर भी द्विलिंगी होता है। 11वां, निम्नलिखित सूची में फलदार पादपों या वृक्षों के नाम लिखिए तथा इनके फलों में पाए जाने वाले बीजों का अवलोकन कर उनकी संख्या लिखिए। तो यहाँ ये हो जाएगा फलदार पादप अथवा वृक्ष का नाम और फिर उसमें पाए जाने वाले बीजों की संख्या। तो पहला जिसे पपीता दिया है तो इसमें असंख्य बीज होते हैं। फिर आम है, आम में एक बीज होता है। इसी तरह से अमरूद है, अमरूद में भी असंख्य बीज होते हैं। पीपल है, पीपल के भी फल में असंख्य बीज होते हैं। बरगद है, बरगद के फल में भी असंख्य बीज होते हैं। बेर में एक बीज होता है। जामुन है, जामुन में भी एक बीज होता है। इस तरह से विभिन्न फलों में पाए जाने वाले बीजों की ये संख्या हो गई। फिर यहाँ दिया है सोचो और बताओ। 12वां है, राजू ने बगीचे में पपीते के कुछ पौधे लगाए। विकसित होने पर सभी में फूल आए। कुछ पेड़ों में तो फल आए परंतु कुछ पेड़ों में तो फल आए ही नहीं। नीचे दिए गए कथनों में से उचित कथन चुनिए। तो यहाँ पहला कथन दिया गया पपीते के पुष्प द्विलिंगी होने के कारण। दूसरा कथन है पपीते के पुष्प एक लिंगी होने के कारण। यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, सिर्फ कथन एक सत्य है, फिर सिर्फ कथन 2 सत्य है, फिर सी दोनों कथन सत्य हैं, डी दोनों कथन असत्य हैं। तो इसमें जो है ये कथन 2 पपीते के पुष्प एक लिंगी होने के कारण, ये वाला विकल्प बी वाला जो है सिर्फ कथन 2 सत्य है, यही सही होगा। इसी पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर प्रश्न 13 है, सही मिलान कीजिए। यहाँ पे दिया गया मुकुलन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु निर्माण। मुकुलन का मिलान हम इस चौथे चित्र से करेंगे, अंतिम चित्र से। खंडन का मिलान हम इस तीसरे चित्र से करेंगे। कायिक प्रवर्धन का मिलान हम इस दूसरे चित्र से करेंगे। बीजाणु निर्माण का मिलान हम इस पहले वाले चित्र से करेंगे। ये हो जाएगा सही मिलान। 14वां प्रश्न है, सूची में दिए गए पेड़ पौधों को बीजों में परिकिरण का माध्यम लिखिए। यहाँ पादप का नाम दिया है, यहाँ परिकिरण का माध्यम लिखना है। तो जैसे मदार, आक, इसमें परिकिरण वायु द्वारा होता है। चिलबिल या चिरौल, इसमें परिकिरण वायु द्वारा होता है। पीपल, पीपल में परिकिरण पक्षियों से होता है। बरगद, बरगद में परिकिरण ये भी पक्षियों से होता है।
नारियल, नारियल का परिकीर्णन जल से होता है। सहजन, सहजन का परिकीर्णन वायु से होता है। 15वां कह रहा सोचिए और बताइए। गीता ने गुलाब और नीम की शाखाएं काटकर उन्हें भूमि में रोप दिया। इनमें से किस पौधे की शाखा विकसित होगी और क्यों? तो इसका उत्तर होगा गुलाब में शाखाएं विकसित होंगी, क्योंकि गुलाब में प्रजनन वर्धी प्रजनन होता है। फिर 16वां प्रश्न, निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित वर्धी प्रजनन की कृत्रिम विधियों के नाम लिखिए। तो ये पहला हो जाएगा आरोपण, दूसरा ये हो जाएगा कलम लगाना, तीसरा हो जाएगा दाब कलम। फिर 17वां कह रहा निम्नलिखित में से कौन पौधे के किस भाग से उगता है। जैसे यहाँ पौधे दिए गए मटर, अजूबा, गन्ना, शकरकंद, डहेलिया, आलू, गेहूँ। तो पहला बीज द्वारा उगने वाले पौधे, तो बीज द्वारा उगने वाले पौधे ये गेहूँ और मटर हो जाएगा। फिर जड़ द्वारा उगने वाले पौधे ये डहेलिया, शकरकंद हो जाएगा। फिर तने द्वारा उगने वाले पौधे ये आलू और गन्ना हो जाएगा। फिर पत्ती द्वारा उगने वाले पौधे ये अजूबा हो जाएगा। अब 18वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में पुष्प ए में परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंच रहे हैं। फिर दूसरा, पुष्प ए से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प बी पर पहुंच रहे हैं। अतः दिए गए चित्र में परागण की इन क्रियाओं के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा पहले स्वपरागण और ये हो जाएगा परपरागण। तो स्वपरागण जो होता है, जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। और जब किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया जो होती है ये परपरागण की क्रिया कहलाती है। फिर 19वां प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित क्रिया का नाम लिखिए। तो यहाँ ये चित्र दिया गया है और यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, निषेचन, परागण, परिकीर्णन, मुकुलन। तो इसमें होने वाली क्रिया इस चित्र में ये निषेचन की क्रिया है। ये जो है इसी को हम यहाँ लिखेंगे निषेचन। निषेचन होता क्या है? निषेचन में परागकण जो है वो जल, वायु, कीट, मनुष्य आदि किसी भी माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और उसके बाद नम और चिपचिपे वर्तिकाग्र पर परागण अंकुरित होते हैं। अंकुरित होकर उनसे एक पराग नलिका निकलती है जिसमें नर युग्मक होते हैं। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई ये अंडाशय में आती है। अंडाशय में बीजांड अंडकोश होते हैं और फिर वहाँ पे नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संयोग करते हैं। इसी क्रिया को निषेचन क्रिया कहा जाता है। अगर इसको एक शब्दों में कहें तो नर और मादा युग्मक के युग्मन संयोग की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने पौधों में जनन इसके प्रश्नों को हल किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।